नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि ये ब्लॉकचेन है क्या। कोई बोलता है ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, कोई बोलता है ब्लॉकचेन एक नया प्लेटफॉर्म है। मेरी समझ से ब्लॉकचेन एक आर्किटेक्चर है। अब जब हम आर्किटेक्चर बोलते हैं तो इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें एप्लीकेशन कौन सी होगी, कैसी होगी, वो आ जाता है। वो किस एनवायरनमेंट में रन करेगी, मतलब उसके सर्वर्स कैसे होंगे, वो आ जाता है। कौन सी टेक्नोलॉजीज़ उसमें यूज़ होंगी, वो आ जाता है। तो ये ब्लॉकचेन इन सभी चीज़ों में कुछ नया लेके आया है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ब्लॉकचेन एक आर्किटेक्चर है। अब हम समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। और वो अभी जो आज का कन्वेंशनल या इंडस्ट्री रन करने का जो तरीका है, या इंडस्ट्री के ट्रांजैक्शंस रन करने का जो प्रोसेस है, उसमें क्या चेंजेस लेके आया है, ये समझते हैं हम। मैं एग्जांपल लेता हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री का। अब बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, आप बैंक के पास जाते हैं, आप कोई अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक अकाउंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो होती हैं उनको हम मान लेते हैं एसेट्स। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्चर में भी एसेट्स होते हैं। इंडस्ट्री चेंज नहीं हो रही है, इंडस्ट्री वही की वही है। ब्लॉकचेन एज एन आर्किटेक्चर कैन बी यूज्ड इन एनी इंडस्ट्री। ये आर्किटेक्चर कोई भी इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। तो हम चेंज क्या कर रहे हैं, तो एसेट्स वही हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एप्लीकेशंस पे होते हैं, राइट, या उन्हें आप प्रोग्राम बोल लीजिए, सॉफ्टवेयर बोल लीजिए। तो इन प्रोग्राम को रन तो हम कर रहे हैं, लेकिन इन प्रोग्राम को डेवलप करने की लैंग्वेजेस भी वही हो सकती हैं, लेकिन इन प्रोग्राम के आर्किटेक्चर, इनके डिज़ाइन चेंज हो जाएंगे ब्लॉकचेन के हिसाब से। एक तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, जो एप्लीकेशंस पहले कुछ डेटा सेंटर्स पे रन होती थी या क्लाउड सर्वर्स पे रन होती थी आज की डेट में, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन होंगी, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आज की डेट में दो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। बिटकॉइन का एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो करेंसी के लिए रन होता है, मतलब उस पर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्ट होती है। तो वो एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन उस पर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके। ऐसे ही एक एथेरियम है। अब इस पर भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन एथेरियम पे आज बहुत से एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं जिस पे क्रिप्टो करेंसी के अलावा दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी एप्लीकेशंस रन की जा रही हैं। अब आप समझे तो क्या क्या हो गया, एसेट्स हो गए जिनको लेके ट्रांजैक्शंस होते हैं, एप्लीकेशन हो गई जहाँ पे वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हो गया जिन पे ये एप्लीकेशंस रन होती हैं। अब होता है ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके पहले जैसे मान लीजिए आपने बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड लिया या सेविंग्स अकाउंट खोला, तो आपको कुछ पेपर वर्क तो करना पड़ता है, कुछ एग्रीमेंट होता है बैंक और आपके बीच में, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। है, आज की डेट में वो पेपर फॉर्म में हो सकता है, या वो ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में आपको भेजा जा सकता है, या इमेजेस के फॉर्म में भेजा जा सकता है। तो यही चीज़ ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर में एक प्रोग्राम की तरह रन करती है। अब हम इसके जब डिटेल्स में हम समझेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में दिखता कैसा है और कैसे काम करता है, तब हम और समझेंगे। लेकिन आप एक ऊपर से ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट आज भी है, बस उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। ठीक है, तो एसेट्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गया, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और एंटिटीज़ वही हैं। आज भी बैंक है, आज भी आप हैं कस्टमर, और आज भी बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी वही है, बट प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चेंज हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। और फिर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस जो हैं, ठीक है, इन्हें हम ब्लॉकचेन में ब्लॉक बोल सकते हैं। ये कुछ रिकॉर्ड्स की तरह भी बोल सकते हैं हम, ये रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक्स एज अ चेन
एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आज एक ट्रांजैक्शन किया तो एक ब्लॉक बन गया वो, ठीक है। लेकिन मैंने इसके पहले सेम अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन किया था वो भी एक ब्लॉक था, ठीक है। तो हर ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। मेरे आज के ट्रांजैक्शन को मालूम है कि इससे पहले क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। तो जब ये चेन बन जाती है ना कनेक्टेड ब्लॉक्स की, तो उसे ब्लॉकचेन बोलते हैं। ये हो गया ब्लॉक। इन ब्लॉक में क्या क्या रहता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें जैसे इन्फॉर्मेशन रहती है, वैसे इसमें भी रहेगी कि भाई पेयर, पेई, मतलब किसने पे किया और किसने पेमेंट रिसीव किया, अकाउंट नंबर फ्रॉम, अकाउंट नंबर टू, कहाँ कौन से अकाउंट से गया, कौन से अकाउंट में गया, अमाउंट, डेट। तो ये सब ट्रांजैक्शंस या ब्लॉक या रिकॉर्ड्स के डिटेल्स रहते हैं। तो इसे हम इंफॉर्मेशन बोल लीजिए, रेलिवेंट इन्फो बोल लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने पहली बार जब अकाउंट खोला और पहला ट्रांजैक्शन जब किया, तो उसके पहले तो आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था। जब पहला ट्रांजैक्शन किया तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। मतलब ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन रहता है या स्पेशल ब्लॉक रहता है जिसमें पिछले, अभी हम हैश कोड क्या होता है, हैश क्या होता है वो समझेंगे, बट पिछले ब्लॉक का हैश इसके पास नहीं होता। समझे आप? तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो तरीका, प्रोसेस जो है बैंकिंग का वही है, लेकिन उसका अंडरलाइन आर्किटेक्चर चेंज हो गया है। तो इसमें अब नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। ट्रांजैक्शंस को हम ब्लॉक बोल रहे हैं, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो एसेट्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हमने कवर कर लिया है। अब आज की डेट में ये जो एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, ये जो डेटा जनरेट हो रहा है पूरे ट्रांजैक्शंस का, वो कहीं ना कहीं डेटाबेसेस में सेव हो रहा है। और वो डेटाबेसेस किसी डेटा सेंटर में रन हो रहे हैं। वो बैंक का अपना डेटा सेंटर हो सकता है या कोई क्लाउड प्रोवाइडर का सर्वर हो सकता है, प्राइवेट या पब्लिक या शेयर्ड। तो जो डेटा है ये सेंट्रली कंट्रोल्ड है। बैंक इज कंट्रोलिंग दिस डेटा। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैंने बैंक के डेटा सेंटर में, बट ब्लॉकचेन वे में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। मतलब बैंक खुद चाहे तो भी टैंपरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डेटा सेंटर में आज की डेट में मान लीजिए एक बहुत बड़ा सर्वर है जिस पे ये सारा डेटा है। लेकिन कल को मैं ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर अपना लेता हूँ तो ये जो है नोड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और बैंक के जितने भी पार्टनर्स हैं, आप एक तरह से समझ लीजिए जैसे बैंक के मैनेजर्स हैं, तो बैंक के मैनेजर्स को आप बैंक के पार्टनर्स मान लीजिए। तो हर मैनेजर मान लीजिए उसके पास एक टर्मिनल है, तो उसे हम नोड मान लेते हैं। तो हर नोड को डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस लेवल का एम्प्लॉय है बैंक का, उसको एक्सेस रहेगा इस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे बैंक के, कि उसको पूरा डेटा उसके नोड में भी अवेलेबल रहेगा जो किसी दूसरे सेम के नोड में रहेगा। तो ये पूरा डेटा जो है ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कि इसकी मल्टीपल कॉपीज़ रहती हैं पूरे नेटवर्क में, और आप एक कॉपी को टैम्पर कर सकते हैं या म्यूटेट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसके साथ जो भी छेड़खानी करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन सारी कॉपीज़ को करने के लिए आपको इस पूरे नेटवर्क में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और
माना जाता है, बहुत सिक्योर माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक दूसरा कंपोनेंट। अब हम सातवीं चीज़ देख लेते हैं इसमें, हैश, जो कि मैंने बताया था आपको। तो हर ब्लॉक में, जैसे यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन जो लिखा है, इसमें ब्लॉक में अपना एक हैश होता है। ये एक तरह का कोड होता है जो कि जनरेट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोड होता है, और हर ब्लॉक का अपना एक कोड होता है, प्लस इसमें अपने प्रीवियस ट्रांजैक्शन या प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश होता है। तो ये एक तरह का कोड है। अगर मैं इस ब्लॉक में इफ एनीथिंग चेंजेस इन द ब्लॉक, इट्स हैश विल ऑल्सो चेंज। मतलब अगर मैं इस रिकॉर्ड में कुछ भी चेंज करूं तो उसका हैश चेंज हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब कोई भी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, वो मैनेजर्स का मैंने टर्मिनल का एग्जांपल लिया, वैसे ही नोड्स जो होते हैं, कोई भी इस प्लेटफॉर्म के, एक तरह से आप टर्मिनल समझ लीजिए, कोई भी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स have to approve, तभी एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। और ये जो नोड्स जो अप्रूव करते हैं उसको हम एक कंसेंसस मैकेनिज्म बोलते हैं, या उसे वोटिंग भी बोलते हैं। और ये वोटिंग की जाती है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स गाइडलाइंस, कि हाँ ये जो ट्रांजैक्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट के गाइडलाइंस के बेसिस पे हो गया है, और ये हम 7-8 जो भी इस प्लेटफॉर्म ने डिफाइन किया है, इतने नंबर ऑफ नोड्स ने कह दिया है कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, तब जाके ये वोटिंग होती है और ये ट्रांजैक्शन एक वैलिड हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बोलिए या आर्किटेक्चर। तो आप समझ गए इसमें क्या क्या हो गया। एसेट्स हो गए जो कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हो गए, एप्लीकेशंस हो गई। अब ब्लॉकचेन में क्या है कि आप जैसे जावा लैंग्वेज हो गई, डॉटनेट लैंग्वेज हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, या और भी कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, आप उनको यूज़ करके भी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन जैसे ये एथेरियम प्लेटफॉर्म है, तो एथेरियम प्लेटफॉर्म ने क्या किया कि उन्होंने अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनाई हुई है जिसका नाम है सॉलिडिटी। तो आपको ये सॉलिडिटी लैंग्वेज यूज़ करके एथेरियम प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन बनानी पड़ती है। समझ गए आप। और कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये एक तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ये ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स रहते हैं। ये जो एप्लीकेशन रहती है इनमें ये प्रोग्राम्स, ये छोटे छोटे से प्रोग्राम्स रहते हैं, छोटे छोटे से कोड स्निपेट्स रहते हैं जो रन करते हैं, और ये इफ़ एल्स देन जैसे ब्लॉक्स होते हैं जो एक तरह से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इंश्योर करते हैं कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मीट हों। जैसे आपका एक घर का या अकाउंट का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें भी लिखा रहता है ना, अगर आपने ऐसा किया तो ये आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपने इसमें देरी कर दी पेमेंट करने में तो आपको ये पेनल्टी लगी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो वही टर्म्स एंड कंडीशन जब हम प्रोग्रामिंग वे में लिख देते हैं और जो ऑटोमेटेड वे में हर बार एक ट्रांजैक्शन के लिए एग्जीक्यूट होते हैं, तब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड इसका मतलब ये है कि अभी मैं आपको थोड़ा सा बना के भी बता देता हूँ कि आज की डेट में ट्रेडिशनल वे में ये मान लीजिए ये बैंक का डेटा सेंटर है। अब एक डेटा सेंटर अगर डाउन हो गया तो पूरा डेटा चला जाएगा, तो इसलिए हम इसको और इसके 2-3 बैकअप बना देते हैं डेटा सेंटर के। ठीक है, मान लीजिए और
4-5 बैकअप हों, 10, 12, 15 जितने भी बैकअप्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हैकर चाहे या कोई मैलिशियस इंटेंट के साथ कोई पार्टी चाहे तो इनमें जाके इन सारे रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इट विल नॉट टेक देम मच टाइम, अगर उनके पास वो स्किल्स हैं और वो रिसोर्सेज हैं तो वो कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल वे है। लेकिन इसमें ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि रिकॉर्ड्स ही कुछ ऐसे हैं, तो वो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड, 3 तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक तो मैंने ये बताया आपको कि ये जो हैश है, अगर किसी भी रिकॉर्ड में टैंपरिंग हुई तो उसका हैश चेंज हो जाता है। तो पहला तरीका तो ये है कि अगर उसका हैश चेंज हो गया तो एक नोड में आपने चेंज कर दिया, एक नोड को आप कन्विंस कर लेते हो कि भाई इसका हैश ये है, लेकिन बाकी नोड्स जिनके पास वो सेम रिकॉर्ड है वहाँ पे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्योंकि ये जो पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, सारे नोड्स पूरे वर्ल्ड ओवर उनके पास भी सेम रिकॉर्ड्स हैं, तो आप कितने नोड्स में ये चेंज कर पाओगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन या एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की वजह से सिक्योरिटी इसमें आती है। दूसरा ये हैश कोड, तीसरा ये कंसेंसस वोटिंग, मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शन को जब तक कुछ मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स वोटिंग करके अप्रूव ना कर दें वो ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है, प्रूफ ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है कि एक मिनिमम टाइम टू कंप्लीट और जनरेट अ न्यू ब्लॉक और रिकॉर्ड। जैसे बिटकॉइन में 10 मिनट था, अभी आज की डेट में कितना है देखना पड़ेगा, लेकिन ये 10 मिनट जो है ये आपको तो इंस्टेंट दिखता है, माइक्रो सेकेंड में ये रिकॉर्ड जनरेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे नोड्स काम कर रहे होते हैं ना, तो वो माइक्रो सेकेंड्स में काम हो जाता है। लेकिन वो जब हज़ारों नोड्स मिलके एक रिकॉर्ड बना दें तो वो टोटल प्रूफ ऑफ वर्क जो होता है वो 10 मिनट्स का होता है। तो इस तरह से ये प्रूफ ऑफ वर्क कैलकुलेट होता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क, कंसेंसस, नंबर ऑफ नोड्स डूइंग दैट कंसेंसस, हैश कोड, डिस्ट्रीब्यूटेड वे ऑफ वर्किंग, इन सब चीज़ों की वजह से ये पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है या आर्किटेक्चर जो है बहुत ही सिक्योर होता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है और क्या है ये ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग से कैसे डिफरेंट है, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से कैसे डिफरेंट है। थैंक यू।